व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके द्वारा बताए ज्योतिष के ये कुछ चुनिंदा अद्भुत सूत्रों को लेकर के। कार्यक्रम के प्रारंभ में जो आखिरी श्लोक की लाइन मैंने बोली आपके सम्मुख, इस कार्यक्रम का उद्देश्य बता रहा है वो लाइन, व्यये कृते वर्धत एव नित्यम। एकमात्र ऐसा धन जो व्यय करने से और ज्यादा बढ़ जाता है। कौन सा है वो धन? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में प्रधान धन विद्याधन। आप सभी दर्शकों ने ज्योतिष परिचर्चा इस कार्यक्रम के लिए सूत्र कमेंट में दिए थे। यह कार्यक्रम जैसा कि आप सभी जानते हैं गुरुवार के दिन प्रसारित होता है। कल होने की तैयारी थी, लेकिन इंटरनेट की परेशानी के कारण वो कार्यक्रम संभव नहीं हो सका और मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में, यानी कल जहां मैं फेसबुक पर लाइव रहता हूं, वहीं सोमवार के दिन यूट्यूब पर लाइव जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं, शायद वो कार्यक्रम पूर्ण न हो सके। इंटरनेट की परेशानी लाइव में लगातार बनी हुई है, क्योंकि लाइव में इंटरनेट की खपत आम परिस्थितियों की अपेक्षा ज्यादा होता है और इस समय यहां पटना में लॉकडाउन चल रहा है। फलस्वरूप जो चीजें जहां बिगड़ी हुई हैं वो वैसे ही रहेंगी। तो हो सकता है कल और आने वाले सोमवार को भी मैं लाइव न आ सकूं आप सबके सम्मुख। कोई बात नहीं, आज वैसे तो सवाल और जवाब का कार्यक्रम था, लेकिन यह कार्यक्रम चूंकि जो सूत्र आप लोगों ने दिए हैं मैं उन्हें भी ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था, तो मैं हाजिर हो गया हूं। और ये सूत्र मेरे लिए तो औषधि के समान है। आपके लिए हो सकता है ये बहुत काम के ना हो, लेकिन जो लोग ज्योतिष को जीते हैं, ज्योतिष में जीते हैं, ज्योतिष को पीते हैं, उनके लिए तो यह आनंददायी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही सोम सुंदर जी के सूत्र हैं और उन्हीं को मैंने पहले रखा है। एक नहीं 6 हैं। 6 सूत्र बताता हूं। पहला सूत्र इन्होंने दिया है, जिस स्त्री की कुंडली में शनि द्वितीय या द्वादश भाव में शुभ ग्रह के साथ युति में हो, तो जातिका की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जिस स्त्री की कुंडली में शनि द्वितीय या द्वादश भाव में शुभ ग्रह के साथ युति में हो, तो जातिका की व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति, यहां पर शब्द पर गौर करिए, इन्होंने कहा व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। अगला इन्होंने सूत्र दिया, जन्म कुंडली में पंचमेश और देवगुरु यदि वक्री हो तो संतान से अपनी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती है। पहले वाले सूत्र में विचार करना होगा, दूसरा वाला सूत्र सिद्ध है। संतान भाव का स्वामी और संतान कारक देवगुरु बृहस्पति वक्र हो जाएं तो संतान से अपेक्षा पूर्ण होता दिखाई न पड़ना, इसमें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि दोनों भावपति कहीं ना कहीं कमजोर अवस्था में गए, या यूं कहें कि वक्री ग्रह अत्यंत मजबूत हो जाता है, वो बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन उसके पीछे के तर्कों को याद रखिए, ये लग्न विशेष में इसके रिजल्ट होते हैं। तो इनका ये जो सूत्र है वो सिद्ध तो अक्षरशः है, लेकिन लग्न विशेष में। अब जैसे मान लिया जाए कि वृषभ लग्न की कुंडली है, तो वहां पर यह स्थिति अगर उत्पन्न होती है और वहीं कहीं देवगुरु बृहस्पति ही वक्री हो रहे हैं और संतान पति भी कमजोर वक्री हो जाएं, तो संतान सुखों में कमी आना या संतान से अपेक्षा पूर्ण न होना, संतान से अपेक्षा इन्होंने कहा है पूर्ण न होना स्वाभाविक सा होगा। अगला इनका जो सूत्र है, यदि बुध भाग्येश हो तो 16, 21 और 32 वर्ष में भाग्योदय होता है। नोट करिए, 32वां मैंने बताया था, इन्होंने उसमें 2 और सूत्र जोड़ा है, 16वां और 21वां। देखिए, सामान्यतया जहां तक मेरा अपना मानना है कि जन्म कुंडली में भाग्योदय वर्षों की अगर हम बात करें तो मुख्य तो भाग्येश की महादशा भाग्योदय कराने वाली होती है। जैसे पिछले दिनों में सूत्र एक बताया था भाग्येश से संबंधित, कई लोगों ने पूछा मेरा तो वो समय गया, अब क्या? नहीं, आप समझ ही नहीं पाए इसका मतलब। भाग्योदय हो जाने का मतलब अब आपका भाग्योदय हो चुका है। भाग्योदय
का ये मतलब नहीं कि अब एक बार वो वर्ष निकल गया अब आपका जीवन सुना सुना, ना 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 ना। भाग्योदय का अर्थ हुआ कि अब भाग्योदय हुआ। हाँ, ये जो वर्ष बताए जाते हैं ये विशेष होता है कि वो वर्ष भी आपके लिए बेहद खास होगा, वो वर्ष भी आपके लिए बेहद खास होगा, और वहां से तो फिर भाग्य आपके साथ है ही है। मुख्य भाग्योदय बुद्ध 32वें वर्ष में कराते हैं। इन्होंने 16 और 21 बताया। 16वां वर्ष गुरु का होता है और 21वां तो खैर किसी का नहीं, 22वां है सूर्य का, लेकिन इन्होंने तीनों वर्षों को बताया। निसंदेह प्रभाव देखने योग्य है। आपकी कुंडली में अगर है बुद्ध भाग्येश, जरूर देखिए। इनका अगला सूत्र है, यदि धनेश कुंडली में चतुर्थ भाव में हो तो जातक के उत्तरार्ध में धन संचित अधिक होता है। यह भी सूत्र स्वतः सिद्ध है। धनेश लाभ भाव में हो तो जातक महाधनी, और धनेश कुंडली के चतुर्थ भाव में हो तो उत्तरार्ध के बाद विशेष जातक का धन संचयन होना या धन अर्जित होने लगना चतुर्थ उत्तरार्ध के बाद स्वभावतः सिद्ध है। ये अगला इनका सूत्र है, जिनकी कुंडली में शनि मंगल की युति हो उनसे मैत्री किया जाए तो जीवन काल में धोखा जरूर मिलेगा। अब ये तो भैया विवादास्पद है, हो सकता है सत्य हो, परंतु आपको अपनी अपनी कुंडली में देख लेना है, क्योंकि कुंडली में ये प्रायः देखने को मिल जाता है। कईयों की कुंडली में शनि मंगल की युति है। ज्यादातर लोग खुल के कहेंगे हमने तो ऐसा नहीं किया। अब इन्होंने कहा है तो सूत्र के पीछे कुछ तो है, बट अब इन्होंने कहा है तो सामान्यतः मैं इस पर तर्क नहीं दूंगा, क्योंकि एक सूत्र है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं मैं जानता हूं कि सोम सुंदर जी ने सूत्रों को बनाया होगा, या आप सभी लोग जो सूत्र दे रहे हैं ये कोई आपने बनाया होगा, कहीं ना कहीं से तो लिया ही है इसको, और हां आपने इस पर अनुभव किया होगा, ये जरूर हो सकता है। तो अब ये सूत्र कह रहा है तो विचार करके देखिए, जिनके साथ ऐसा है, या अब वो तो कहेंगे नहीं, जिनके साथ ऐसा हुआ और उनको पता चल जाए कि हाँ जी फलाने कुंडली में ऐसा था, ये तो वही बता सकते हैं। भाई जिनके में है वो थोड़ी बताएंगे इस बात को। और अगला इनका सूत्र है आखिरी, कि यदि लग्न में केतु हो तो जातक घर वालों से अधिक बाहर वालों की बात सुनता है। ये तो आप आजमा सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कि केतु लग्न में मन को भटकाता है और बाहर वाले वही कहते हैं जो आपके मन को भाता है। तो सीधी सी बात है, ये संभव है। अब जितने सूत्र इनके थे आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम एक साथ बहुत सारे लोगों तक चला जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेरा यह भी था कि एक सूत्र को सिद्ध करने में कई कुंडलियों का अवलोकन करना पड़ता है। वैसे ये सूत्र कौन से सूत्र हैं? स्वतः सिद्ध सूत्र हैं। ये जितने दर्शक सूत्र बता रहे हैं ये स्वतः सिद्ध सूत्र हैं, लेकिन कई बार, अब जैसे इनका पहला सूत्र, इस सूत्र पर मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन देखना होगा, कई स्त्रियां होंगी इस कार्यक्रम को देख रही होंगी, वो बता सकेंगी कि हाँ मेरे साथ ये है या नहीं है। अब शनिदेव 12वें भाव में व्यय कारक भी होंगे। धन भाव में तो ठीक है धन कारक, लेकिन धन भाव में बैठकर लाभ भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। अब इन्होंने कहा कि व्यय भाव में बैठ करके भी वो व्यक्तिगत धन दिलाएंगे, कैसे? तो ये कहीं ना कहीं देखना होगा। और क्या सभी लग्नों में ये सिद्ध हो रहा है? तो ये कोई स्त्री जिनकी कुंडली में हो वो अपने आप इसको सिद्ध करेंगी। तो 2 4 10 स्त्रियों ने कहा ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा, तय हो जाएगा कि हाँ जी ये सही है, वो याद करने योग्य हो जाएगा। अगला सूत्र किरण धीमान जी ने लिखा है, अगर किसी की कुंडली में केतु 6, 8 या 12वें हाउस में हो तो उस व्यक्ति को लाइफ में एक बार कुत्ता, बंदर या बहुत सारी मधुमक्खियां काटती हैं, और या फिर शरीर पर कोई ना कोई एक कट का निशान होता है। किरण धीमान जी, मैं आपके इस सूत्र से एग्री करता हूं। अष्टम भाव का मुझे आइडिया है, 6वें और 12वें का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अष्टम भाव के बारे में मैं जानता हूं, घटित भी होते देखा है, और शास्त्रीय तर्क भी है कि कुंडली के 8वें भाव में अगर केतु हो, पशु से ऐसे जातकों को खतरा, चोर से ऐसे जातकों को जीवन काल में खतरा रहता है। जैसे आपने कहा ना अवश्य, मैं अवश्य नहीं कह सकता। देखिए किसी भी सूत्र के साथ ये लाइन हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम में हमें भी सीखना है कि क्या किसी सूत्र के साथ हम ये दावा कर सकते हैं ऐसा ही होगा? जवाब है ना। देश काल परिस्थिति के हिसाब से सूत्रों में कई तरह से 12 लग्न की कुंडलियों में सूत्र एक तो मुख्य सूत्र हो गया जो आपने पढ़ा या आपने जाना या आपने कहीं देखा, लेकिन वही सूत्र किसी अगली कुंडली में थोड़ा अलग। कई बार मान लिया जाए केतु बैठे हैं अष्टम में और शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हो गए, तो जो दुर्योग है उसमें कमी आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो हम सूत्रों पर यह दावा कभी नहीं कर सकते। जैसे मैं भी कई सूत्र बताता हूं तो यह ही कहीं ना कहीं होता है, ऐसा होना होगा या ऐसा होता है। तो हम अवश्य शब्द तो नहीं कह सकते। आपने कहा है ठीक है, बढ़िया है। अष्टमस्थ होता है और कटवट की निशान की बात है तो वो तो ज्यादातर लोगों की कुंडली में जिनके है, क्योंकि केतु आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं, तो आप अष्टम वाला और 6वें 12वें में है तो वहां भी 12वें में केतु को खराब नहीं, राहु को कारागार योग कहा गया है, क्योंकि राहु षष्ठ में शत्रुहंता बन जाता है। तो मोक्ष 12वें का केतु मोक्ष कारक होता है। तो पशुओं से या चोरों से दुर्घटना की बात है, इन्होंने भी पशुओं का ही जिक्र किया है इसमें, कुत्ता बंदर पशु ही और
ये मधुमक्खी का काटना, तो ये दुर्घटना हो सकता है, विचार किया जाएगा। या जिनकी कुंडली में है वो जरूर अपना तर्क दे दें। सुशांत शुक्ला जी ने पूछा है, अग्नि तत्व राशि स्थित चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो जातक के घर में आग अवश्य लगता है। अग्नि तत्व राशि स्थित चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो जातक के घर में आग अवश्य लगता है। संभवतः चूंकि अग्नि चतुर्थ भाव घर है, उसमें अग्नि तत्व की राशि हो और अग्नि तत्व के कारक सूर्य हो तो और ज्यादा तीव्र हो जाएंगे और आग लगाने की संभावना बनाएंगे। अब यहां दो तर्क निकल करके आता है। पहला तर्क, कैसा आग? ये आप निसंदेह किसी ग्रंथ से ही लिए होंगे इस सूत्र को, और गलत नहीं है, ये सूत्र पूर्णतः सही समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है। अब सवाल उठता है, कैसा आग? क्या आग लगने से घर जल जाएगा? मैं इसमें अपना तर्क रखता हूं, जो कि आप लोग आम रखेंगे। गुरु की दृष्टि हो उस घर पर, तो गुरु की दृष्टि उस घर पर हो तो याद रखिएगा, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एक टॉनिक है, एक सुरक्षा कवच है। जहां दिक्कत हो वहां उनकी दृष्टि काम कर जाती है, जहां समस्या रही हो वहां उनकी दृष्टि काम कर जाती है। तो घर में आग लगने की बात अगर आपने कही है तो मैं ये मान के जरूर चलता हूं कि उस घर में कलह जरूर होगा, ये आग लगा रहेगा, ये पक्का मैं जानता हूं, ये मानता भी हूं। जातक के घर में कलह रूपी वातावरण हो, कलह की स्थिति बनी रहे, ये आग लगी रहे, ये मैं मानने को तैयार हूं। लेकिन आग ही लगे, यहां पर थोड़ा सा तर्क हो सकता है, तर्क हो सकता है। तो ये तर्क, ये सूत्र सही है, सूत्र में कोई कमी नहीं है। लग्न में मंगल हो तो जातक के शर पर कोई चिन्ह होता है। चिन्ह मीन्स कटका। तो लग्न में मंगल हो तो जातक बाल्यकाल से उग्र बहुत होता है, तेज होता है, तो चोट चपेट की घटना वो कोई कर ले और कट पिट का निशान कर ले तो ये संभवतः सही हो सकता है। आपका ये सूत्र भी सही है। सर का विचार ही लग्न से होता है, मंगल वहां पर हो तो कट का निशान, चोट का निशान मंगल कराते हैं, रक्तपात कराते हैं, ये संभवतः सही है। परंतप सिंह जी देते ही हैं सूत्र, हमेशा इनके सूत्र हैं। इस बार भी इनका सूत्र है, चंद्र मंगल की युति एक साथ तृतीय या दसम या सप्तम भाव में हो तो ऐसा जातक अपने कर्म से अच्छा धन कमाता है, परंतु उसके मन में उग्रता भी देखने को मिलती है। संभवतः क्या ये पूर्णतः सिद्ध है? चंद्र मंगल एक साथ हो तो चंद्र कुंडली बन गई मंगल के साथ वाली, तो उग्रता का समावेश तो जातक के स्वभाव में होगा ही। अब आपने कहा तृतीय दसम या सप्तम में, दसम और तृतीय तो पूर्णतः सिद्ध है क्योंकि पराक्रम के कारक, और दसम में मंगल दिग्बली। सप्तम में आपने चंद्र मंगल कहा तो सीधी सी बात है कि मंगल की दृष्टि दसम पर पड़ेगी और लग्न पर पड़ेगी। तो यहां से भी जातक आपने जैसा कहा कि अच्छे कर्म से धन कमाता है। अब कर्म अच्छा करे या जो भी करे, लेकिन धन जरूर कमाएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अगला आपका एक और सूत्र है, यदि किसी कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र हो और द्वादश भाव में गुरु हो और इन दोनों ग्रहों पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि न हो तो ऐसा जातक पराविद्या का ज्ञान अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि इस अवस्था में दोनों ही अति शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर पढ़ने के कारण वो अनायासी पराविद्या। जी बिल्कुल, ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, पूर्णतः सिद्ध है। यशराज जी हमेशा सूत्र दिया करते हैं, इस बार भी इनका सूत्र है, जन्म कुंडली में अगर पंचमेश और षष्ठेश, आप इन सूत्रों को नोट करते चलिए, अपनी कुंडली में कम से कम मिलाइए। जन्म कुंडली में अगर पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में हो और लग्नेश बलवान हो तो इस योग में जन्मे जातक उच्च और सुखद जीवन जीते हैं। बिल्कुल ये भी सिद्ध है, मुझे लगता है ये पर्वत योग या ऐसा एक योग भी ये बनाता है, तो निसंदेह ये योग ही है। पंचमेश और षष्ठेश का एक दूसरे से केंद्र में होना और लग्नेश का बलवान होना, तो निसंदेह ये सूत्र सिद्ध है। जन्म कुंडली में अगर शुभ ग्रह 2, 3, 5, 9, 11 स्वामी हो तो शुभ ग्रह विशेष शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। जन्म कुंडली में अगर शुभ ग्रह 2, 3, 5, 9, 11 के स्वामी हो तो शुभ ग्रह विशेष शुभ फल प्रदाता बन जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई पड़ता, इस सूत्र में भी कोई खंडन करने जैसी बात नहीं दिखाई पड़ रही है। अगला जो सूत्र है यह है मौलिक जी का, इन्होंने लिखा है, राहु पंचम भाव में हो या पंचम पति के साथ हो, राहु पंचम भाव में हो या पंचम पति के साथ हो या चंद्र के साथ हो तो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही कोई बड़ा गलत निर्णय करके मुसीबतों में फंस जाता है। राहु नोट करिए, पंचम भाव में हो, पंचम पति के साथ हो या चंद्र के साथ हो, तो चंद्र में तो ग्रहण हो गया। अब आपका ये सूत्र अक्षरशः सही है, इसमें कोई खंडन वाली बात नहीं है। पंचम भाव ज्ञान का भाव है, चंद्रमा मन है, इनके साथ अगर राहु का आना तो गलत निर्णय स्वाभाविक दिखाई पड़ता है, क्योंकि ग्रहण में होता क्या है, गलत निर्णय ही तो होते हैं। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि बहुत अच्छी स्थिति है। फिर वही सूत्र, रामबाण जो औषधि लगाइए, गुरु की दृष्टि हो तो बचाव की संभावना बनेगी। हर सूत्र में सुरक्षा भी हो सकता है, उस पर भी विचार करते चलिए। वरुण गुप्ता जी का सूत्र है, धनु लग्न में
पंचम भाव में युवावस्था, ये धनु लग्न का सूत्र है। धनु लग्न में, जिनकी धनु लग्न की है वो देखें, धनु लग्न में पंचम भाव में युवावस्था के नीच के शनि अपनी महादशा में घोर निराशा और कैंसर तक के रोग देते हैं। तक के रोग देते हैं, सो मैं सहमत हूं, नोट करिए, तक के देते हैं। अगर आप कहते अवश्य देते हैं तो खंडन कर देता, और घोर निराशा वाली बात सत्य है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली अगर आप बनाते हैं तो मेष राशि बन जाएगी पंचम भाव में। नीच राशि में शनिदेव का होना, वैसे भी शनिदेव पंचमस्थ यहां पर कष्ट प्रदान कर देंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि सप्तम पर, लाभ पर और साथ ही साथ धन पर होगी। तो निसंदेह अपनी महादशा अंतरदशा में, और वो भी धनु लग्न की कुंडली सर्वथा कारक बनकर के नीच होकर के पंचम में बैठे हैं, तो परेशानी देंगे स्वतः सिद्ध। अब पंचम से कैंसर आपने जैसा कहा, तो इस पर मैं खंडन इसलिए कर देता अगर आपने अवश्य लिख दिया होता तो, क्योंकि आपने कैंसर तक यानी कोई बड़ा रोग भी दे सकते हैं। कुंडली का पंचम भाव पेट है, पेट में ही शनिदेव नीच राशि में बैठे हैं, तो पेट के कारण रोग होना, जातक का खान पान गलत हो जाए, जातक के शरीर में कोई बड़ा रोग आ जाए, ये कोई बहुत आश्चर्य का विषय नहीं है। इनका एक और सूत्र है, कितनी भी अच्छी कुंडली हो मगर राहु चंद्रमा की युति उसके फल नहीं लेने देती, अथवा उस कुंडली की क्षमता को कमजोर कर देती है। फल लेने देती कम कर दीजिए, क्षमता को कमजोर। देखिए कुंडली में जब भी चंद्रमा कमजोर होंगे, आखिर के मद्रुम को इसलिए तो इतना बुरा कह दिया गया। अब ऐसा नहीं कि हमेशा व्यक्ति दरिद्र ही हो जाता है, ऐसा ही नहीं कि वो कुंडली खत्म ही हो जाएगी। उस कुंडली में सूर्य उच्च के हो तो बात अलग हो जाती है, गुरु उच्च के हो तो बात अलग हो जाएगी, और ग्रह बली हो, कई राजयोग हो तो बात अलग होगी। लेकिन हां, कुंडली की क्षमताओं को कमजोर कर, यह बात सत्य है। सुयोग एरांडा जी ने लिखा है, अगर शनि कुंडली के सप्तम भाव में हो, या यदि सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि हो और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि न हो, तो दूसरी जाति में विवाह की स्थिति बनती है। मैं इससे पक्ष में नहीं हूं, इसलिए नहीं हूं कि यह सूत्र गलत है, ना ना ना, सूत्र आपका सही है, आपका सूत्र सही है, गलत नहीं है, लेकिन यह कहना गलत है। अब बहुत सारी ऐसी कुंडलियां हैं मेरे सामने आती रही हैं कि उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है, लेकिन दूसरे, देखिए आज के इस परिवेश में होने लगा है, लोग प्रेम विवाह करने लगे हैं और लड़कियों की कमी हो गई है बहुत ज्यादा। तो उस अवस्था में लोग अब जो बाहर रह रहे हैं, उदाहरण से समझिए कि जो लड़का विदेश रह रहा है या कहीं और रह रहा है, या जिनकी जड़ें अपने गांव इत्यादि से कट गई हैं, अब उनको वहां के जगह में, उदाहरण से समझिए कि कुछ परिवार के लोग, कुछ लोग हैं ऐसे जो अपने 25 साल से मुंबई में जाके रह रहे हैं, वो रहने वाले थे गुजरात के, वो रहने वाले थे जयपुर के, वो रहने वाले थे बिहार के। अब यहां से उनकी जड़ें कमजोर हो गई हैं, कोई अपना यहां कहने वाला नहीं, क्योंकि यहां आप कम आते हैं, वहां घर परिवार सब बना लिया, तो वहां उनको जानने वाला कोई नहीं और जल्दी कोई आजकल विश्वास नहीं करता। तो फिर वहां पर बात, चलो भाई जहां होता है कर लें। लेकिन हर जगह अब शनिदेव दूसरी जाति में विवाह कराते हैं, यह भी सही अंतरजातीय विवाह का कारक इनको माना गया है। जैसा आपने कहा गुरु की दृष्टि न हो, सूत्र सही है, सूत्र 100% सही है, लेकिन दावा नहीं कर सकते। मैं दावा नहीं कर सकता, सूत्र 100% सही है, होता है पर दावा नहीं कर सकते। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे कारण। जैसे मान लिया जाए कि कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम पर न हो, सप्तम पर न हो सकता है सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकता है गुरु पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो। अगर यह भाव पूर्णतः ही पीड़ित हो जाए तब जाकर के ऐसी संभावना हो, तब, क्योंकि अब देखिए शनि की दृष्टि सप्तम में है तो क्या होगा, विवाह विलंबित होगी। तो विवाह जिसका विलंबित होगा, वो लड़का हो या लड़की, उसके पास तो एक ही विकल्प है कि चाहे जैसे भी हो, जब भी हो, पहले विवाह करो। तो उस अवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई चलो जहां कर लो। लेकिन आम परिस्थितियों में यह सूत्र हम 100% नहीं कहेंगे। अगला जो सूत्र है यह है सर्वेश कुमार जी का। इन्होंने लिखा है, चतुर्थ भाव में केतु अधिकतर जातक को श्वास की बीमारी देते हैं, तथा तृतीय भाव में राहु हो तो जातक लड़ाई करने या किसी पर हाथ उठाने में देरी नहीं करता। सत्य है, चतुर्थ भाव में केतु कफ जन्य रोग, यही छाती का विचार चतुर्थ से होता है। और ये जो आपने राहु को बताया पराक्रम भाव में, सीधी सी बात है वो कारक होते हैं, और लड़ाई झगड़े का विचार तुरंत वहां से हो जाना तो वो स्वभावतः होता है, और ये सक्षम संभव है, सत्य है। ओंकार पंडित जी का सूत्र है, यदि राहु कुंडली के 6वें घर में स्थित हो तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन राहु हमेशा उसे स्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। यह क्रिकेट में आखिरी गेंद पर एक बार में 6, चलिए बढ़िया सूत्र, आपने अच्छा उदाहरण दिया। जी हाँ, षष्ठस्थ राहु भी समस्याओं में से रास्ता निकालने का काम कराते हैं। देखिए कल ही ये सूत्र जब मैं बता रहा था ग्रहण में, तो मैंने कहा कि अगर षष्ठम में लगा हुआ हो तब, तो वहां कहीं ना कहीं वो कारक बन जाते हैं। षष्ठम भाव में बैठकर कारकत्व तो उनको मिलेगा, तो उस अवस्था में वो सुरक्षा प्रदान करना, रिजल्ट दिलाना, समस्याओं से बाहर निकालना, ये काम कराएंगे। अगला प्रश्न है भगवंत सिंधे जी का।
लगनेश अगर पाप कर्तरी योग में हो तो जातक सदा भ्रमित रहता है। सूत्र स्वतः सिद्ध है, इसमें ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लग्न पाप कर्तरी योग में हो तो जातक का चित्त अशांत होना, भ्रमित होना, लग्न लगनेश दोनों, लगनेश भी और लग्न भी, लगनेश भी अगर पाप कर्तरी में हो तो यह स्थिति आती है, क्योंकि लग्न ही आप हैं, व्यक्तित्व है आपका। सुजीत मेहरा जी ने सूत्र दिया है कि कुंडली के लग्न में स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 और कहीं से भी छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न पर हो तो ऐसा जातक जीवन काल में खूब धन अर्जित करता है। कुंडली के लग्न में स्थिर राशि 2, 5, 8, 11 तो ठीक है, और कहीं से छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि लग्न पर हो तो ऐसा जातक जीवन काल में खूब धन अर्जित करता है। ठीक है, यह भी हो सकता है, क्योंकि संघर्ष और संघर्ष से जातक के जीवन में, हालांकि इस सूत्र पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, कहने में कोई संशय नहीं, लेकिन ये सूत्र है, सिद्ध लग रहा है मुझे। तो आप लोग की कुंडली में अगर हो तो जरूर आजमाइए और उसे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि दूसरे लोग जान जाएं। जन्म कुंडली में लगनेश केंद्र में किसी भी भाव में बैठे हो और उच्च राशि का हो तो जातक ज्ञानी और धनवान होगा, सिद्ध है। दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी लग्न में ही एक साथ बैठे हो तो जातक का वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। दूसरे भाव का स्वामी और सातवें भाव का स्वामी लग्न में ही एक साथ बैठे हो, लग्न में दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी लग्न में एक साथ बैठे हो तो जातक का वैवाहिक जीवन उत्तम होता है। देखिए, सप्तम भाव और द्वितीय भाव मारक है और इन दोनों भावों के स्वामी लग्न में बैठकर सप्तम को देखें तो दांपत्य जीवन उत्तम होता है। सप्तम पति सप्तम को देखेंगे तो उस भाव की वृद्धि करेंगे, दांपत्य जीवन उत्तम। हालांकि उस जातक के जीवन काल में परेशानियां तो होनी चाहिए। हालांकि द्वितीय भाव का स्वामी लग्न में बैठे तो धनदायक जरूर होता है, जातक के जीवन काल में धन की स्थिति बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानियां भी, क्योंकि द्वितीय भाव भी मारक भाव है और सप्तम भाव भी मारक, दोनों का स्वामी इकट्ठे हो जाएं तो कहीं ना कहीं परेशानी। लेकिन सप्तम पति सप्तम को देखेंगे तो यह सूत्र लागू होगा, यो यो भाव स्वामी दृष्टो युतोवा। तो इस अवस्था में मैं मान के चलता हूं कि दांपत्य पर तो कहीं ना कहीं असर जरूर इसका आएगा कि दांपत्य अच्छा हो, लेकिन जातक के जीवन काल में कुछ परेशानी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगला प्रश्न सूत्र है विकास मिश्रा जी का। इन्होंने जो सूत्र दिया है, यदि सातवें भाव का स्वामी और शुक्र, यदि सातवें भाव का स्वामी और शुक्र द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन में हो तो व्यक्ति के 2 लोगों से संबंध होंगे या 2 शादियां होंगी। यदि शुक्र पीड़ित हुआ तो यह भी संभव है कि वह एक रिश्ते को छुपा कर रखेगा। देखिए, अगर ऐसी स्थिति हो तो मैं यह मानने को तैयार हूं कि संबंध तक की स्थिति हो सकती है, हो सकती है निसंदेह। सप्तम भाव का स्वामी या शुक्र का द्विस्वाभाविक राशि में होना संबंध, विवाहेतर संबंध या कई बार ऐसी संभावना बनाता है। फिर से कहूंगा, अगर अमृत की दृष्टि हो, देवगुरु रामबाण की दृष्टि हो तो हो सकता है। कई बार ये नहीं ना दावा ठोक सकते कि नहीं चारित्रिक पतनता आएगी ही आएगी। देवगुरु का काम ही है चारित्रिक पतनता से बचाना, तो ये संभावना हो सकती है, ये संभावना हो सकती है। सूत्र काट नहीं रहा हूं, सूत्र मैं जानता हूं कि ये सही है, परंतु मैं संभावना प्रदर्शित कर रहा हूं कि संभावना। कई बार आपको सूत्रों के साथ संभावना ही रखना होता है, दावा नहीं। आप जबकि जानते हैं कि सूत्र सही है फिर भी दावा नहीं। प्रियांशु वैष्णव जी ने लिखा है, तीसरे भाव में कोई भी 2 पापक ग्रह हो और एक सौम्य ग्रह हो तथा उसे चंद्र देखता हो तो वीर योग होता है। तीसरे भाव में कोई 2 पापक ग्रह हो, बहुत सही है, और एक सौम्य ग्रह देखता हो, यह भी सही है, तथा उसे चंद्र देखता हो तो चंद्र भी सौम्य ग्रह, ठीक है, तो वीर योग होता है। ठीक, इस योग में जन्म लेने वाला जातक व्यक्ति मिलिट्री, पुलिस के क्षेत्र में उच्च पद प्राप्त करता है तथा प्रसिद्ध होता है। तीसरा भाव वीरता आदि कार्य से, उन्होंने उदाहरण से समझाया है, इसको संबंध रखता है। उसमें 2 पापक ग्रह होने से जातक बलिष्ठ, पराक्रमी और वीर भावनाओं से पूरित व्यक्ति होगा। साथ ही एक सौम्य ग्रह होने से वह उसकी ताकत का दुरुपयोग नहीं होने देगा और साथ ही चंद्रमा की दृष्टि से उसे सही रास्ते पर ले जाने के साथ साथ हृदय से भी मजबूती प्रदान करेगा। बहुत सही है, बहुत बढ़िया। आपने अगर ये कहीं से नोट करके लिखा है तो अच्छी बात, खुद से अनुभव किया इसको, और अच्छी बात, ये सूत्र वीर योग का स्वतः सिद्ध है। प्रिय दर्शकों, इतने ही सूत्रों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। बाद में अगर आप लोगों ने सूत्र दिया होगा तो वो मैं नहीं लिया हूं, क्योंकि जिस समय कार्यक्रम करने बैठा था वो इतने ही सूत्र मैंने लिए थे और उन्हीं सूत्रों को लिया हुआ हूं। जाते जाते कहूंगा, यह कार्यक्रम आनंददायी इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम से कई ऐसे सूत्र निकले जिस पर अब मंथन करने की आवश्यकता होगी। कई ऐसे सूत्र यहां पर आए जिन सूत्रों को पूरी तरह आप आजमाए न भी हों तो आजमा सकते हैं, उन्हें अपने जीवन पर घटा सकते हैं, और एक साथ अगर इसे बहुत सारे लोगों ने देखा तो उन कुंडलियों में इन सूत्रों को मिलाया जा सकेगा, स्वतः ही सिद्ध हो सकता है। तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर इनमें से कोई सूत्र आपकी कुंडली पर घटित हो रहा है, आप जरूर कमेंट करके बताइए,
क्योंकि जिन्होंने लिखा इस सूत्रों को, जिन्होंने इस सूत्रों को बताया, लिखा नहीं, जिन्होंने लिखा वो तो खैर, जिन्होंने इन सूत्रों को यहां लाया, इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है कि सूत्र होंगे आपके। आज मजबूरन वाणी मैं बन गया हूं, वाणी आप ही होते थे। हालांकि मुझे लगता है इसमें ज्यादा अच्छा रहा क्योंकि सारे लोगों के सूत्र भी आ गए इसमें। तो सूत्र आपके सुनेंगे सभी और माना जाएगा कि आप ज्योतिष के समझदार हो रहे हैं, कितना जानकार हो रहे हैं। तो इन सूत्रों पर मेरी यही राय होगी कि अगर आपको सही लगा हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि वो लोग पढ़ लेंगे कितना वो सही है। मेरे साथ साथ आप भी शामिल हुए इसमें। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।